दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में कोरोना के ज्योतिषीय प्रभाव और उसके ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे या फिर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्यों हमें लपेटे में ले रहा है, कब तक हम इससे प्रभावित होंगे बुरे तौर पे, और खास करके इसकी स्थिति कब तक हमारे यहाँ बनने वाली है। पूरा संपूर्ण विश्व को जिसने परेशान कर रखा है उसकी स्थिति कब से बननी आरंभ हुई थी। ज्योतिष जो है प्रिय दर्शकों वो ग्रह को मानता है और ग्रह के और आकाशीय परिघटना के आधार पर ही किसी भी देश के भूत और भविष्य को और उसके वर्तमान को समझने का प्रयास करता है। जब आप किसी भी देश के भौगोलिक स्थिति को समझते हैं, उसके आर्थिक स्थिति को समझते हैं, उसके राजनीतिक वातावरण को समझते हैं, उसके पर्यावरण को समझते हैं, उसके लोगों को समझते हैं, उसकी शासन सत्ता को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सबके ऊपर आकाशीय परिघटना और आकाश में उपस्थित ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। इससे भले ही शासन तंत्र भरोसा और इत्तेफाक ना रखे, लेकिन वो आपको प्रभावित करता ही करता है। ये तो सबसे पहली बात रही। दूसरी जो सर्वप्रमुख बात है प्रिय दर्शकों, उसको आप इस विषय को अगर आप ज्योतिष नहीं भी जानते हैं फिर भी आसानी से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो क्विट मत करिएगा, वीडियो आगे बढ़ा करके मत भागिएगा और बिल्कुल आसानी से सरलता से बताएंगे कि क्यों ये स्थितियां बन रही हैं, बिना किसी लाग लपेट के एकदम बिल्कुल मुख्य बिंदु पे बात करेंगे, कोई आडंबर नहीं और बिना किसी, मुझे इस वीडियो को बनाने में कहीं से भी कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ इस बात को समझाना चाहता हूं कि ये क्यों बनी थी, कब तक होंगी और कब तक हम इससे प्रभावित होंगे दुष्प्रभाव के तौर पे, कब ये हमें कब तक प्रभावित करेगा। तो पहले मैंने ये बात कही कि उसके ऊपर, उस देश के ऊपर ग्रह का प्रभाव रहता है। दूसरी और जो सर्वप्रमुख बात होती है कि देश की कुंडली कैसी है। जो देश आजाद हुआ था, आज मैं आप लोगों के सामने अपने भारत देश की कुंडली लेकर के भी आया हूं, जहां यह बताऊंगा कि भारत की कुंडली अभी के हिसाब से क्या कह रही है और साथ ही साथ वो किस तरह से आकाशीय चीजों से प्रभावित हो रही है। तो अब जब इस पे चर्चा करते हैं तो दूसरी जो बात होती है वो ये है कि आपके पिछले 6 महीने का काल कैसा था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ग्रहण से जिस तरह से प्रभावित होता है ठीक उसी तरह से उसका देश भी प्रभावित होता है। तो इसको जब गौर करते हैं तो हमें अपने 26 दिसंबर 2019 की कुंडली को देखना होगा कि उस दिन क्योंकि आकाश में कैसी परिस्थितियां बनी थी जिसने मानव सभ्यता को परेशान करके रखा है, मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप को दुष्प्रभावित करके रखा है। सीधे मुद्दे पे आते हैं और एक बात जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति जिस तरह से मैंने कहा कि प्रभावित होता है ग्रहण से, उसी तरीके से वो देश को भी प्रभावित करता है, क्योंकि देश के अंदर ही तो व्यक्ति है। और दूसरी बात जो सर्वप्रमुख है कि किसी भी ग्रहण का प्रभाव, किसी भी ग्रहण का प्रभाव जो उस समय आकाश में ग्रहों की स्थितियां थी, जो नक्शा बना था, उसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति या किसी भी समस्त प्रकार के जीवों को 6 महीने तक प्रभावित करता है। और खास करके ये उन क्षेत्रों को ज्यादा प्रभावित करता है जहां पे ये ग्रहण देखा गया है, उन क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता है जहां पे ये ग्रहण नहीं देखा जाता है। अगर आपके क्षेत्र में या आपने ग्रहण को देखा है या आपके क्षेत्र में यह ग्रहण देखा गया है तो निश्चित रूप से उस आकाशीय परिघटना का आपके जीवन के ऊपर सूक्ष्म से बृहद तक का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ एक बात और कि हम अभी कैसे माहौल में रह रहे हैं, हमारे अभी की स्थिति, अभी हमारे जीवन का जो घटनाक्रम है वो कैसा है। कई चीजों को आधार मान करके ज्योतिष काम करता है। देश काल और पात्र को बोध करके हम किसी भी फलादेश तक पहुंचते हैं। तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि हमें ये जो प्रभाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर जो ग्रह, वो क्यों डाल रहे हैं। वस्तुतः हमारा शास्त्र ये कहता है कि किसी भी देश के ऊपर 6 महीने तक उस ग्रहण का प्रभाव रहता है। तो विचार करिए, जन्म कुंडली बनी 26 दिसंबर 2019 की। उस समय के आकाशीय परिघटना को जब समझते हैं, आकाश में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों को समझते हैं, जिसका कि प्रभाव हमारे भारत देश के ऊपर या किसी भी देश के ऊपर, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत का देश हो, चाहे भारत देश हो, चाहे कोई भी देश हो, जहां जहां भी ये देखा गया है उन सबके ऊपर पड़ने वाला है। गंभीरता से विचार करिएगा, उस समय की आकाशीय स्थिति क्या थी। यहां उस समय धनु लग्न बीत रहा था। सुबह 8:30 बजे की कुंडली मैंने बनाई है 26 दिसंबर 2019 की, और उस समय धनु लग्न बीत रहा था। लग्न के अधिपति गुरु अस्त थे
और लग्न जो होता है वो देश की जनता का होता है, उस देश का प्रतिनिधि होता है लग्न। हम खुद जिस तरह से अगर सामान्य कुंडली की बात करते हैं तो लग्न ही सब कुछ होता है, और लग्न ही व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, व्यक्ति के चाल चलन, उठना बैठना, उसके प्रत्येक नेचर के प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं को लग्न प्रभावित करता है। गंभीरता से विचार करिए तो आपकी कुंडली बनी 26 दिसंबर 2019 की जो आकाशीय स्थिति थी वो धनु लग्न की बनी थी। लग्न के अधिपति अस्त यानी कि कमजोर और बहुत ज्यादा कमजोर। दूसरी बात कि लग्न में ग्रहों की स्थितियों को जब समझते हैं तो कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, बिल्कुल सटीकता से और समझदारी भरा निर्णय कि लग्न में बुध बैठे हैं। लग्न में बुध बैठे हैं और निर्णय अगर स्वतंत्र रूप से करते हैं तो ये बुध कहां के अधिपति होते हैं, सप्तम भाव। सप्तम भाव के अधिपति होते हैं बुध, जो कि बुध भी अस्त हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो कि लग्नेश हैं वो स्वयं अस्त, यानी कि व्यक्तित्व जो हुआ, देश का जो उस समय का काल बना वो देश का कमजोर बना, क्योंकि लग्नेश ही स्वयं अस्त हैं। ऊपर से बुध जो कि सप्तम भाव है, देश के प्रत्येक दिन के आय का भाव होता है। यहां ये जो भाव है वो प्रत्येक दिन का भाव होता है आय का, और ये एक तरीके से मारक स्थान भी होता है। इसके अधिपति अस्त हुए। चंद्रमा चूंकि उस दिन सूर्य ग्रहण होता है तो अमावस्या होता है तो वो अस्त होंगे। तो चंद्रमा जो है वो किसी भी देश की जनता का भाव होता है। जनता का प्रतिनिधित्व जब भी करना होता है वो चंद्रमा से किया जाता है। तो ये ग्रह चंद्रमा लग्न में आ गए। दूसरी बात कि लग्न में केतु बैठे और शनि बैठे, राहु का प्रभाव, गुरु, और लग्न में ही सूर्य, चंद्रमा, बुध, केतु और शनि, ये पांच ग्रह जन्म कुंडली के लग्न में विराज रहे हैं। और लग्नेश अस्त, बुध अस्त और चंद्रमा तो कमजोर हैं ही। इस आधार पर एक बात जो कि सबसे पहले सामने आती है कि कुंडली धनु लग्न की बनी और कमजोर बनी। अब ये विचार करिए कि ये जो लग्न में इतने सारे ग्रह बन रहे हैं वो किस किस भाव के अधिपति हैं। आखिर जिस लग्न ने अपने यहां ग्रहों को बिछाया है अपने इस घर में, वो कहां कहां के ग्रहों को बैठाया है। क्योंकि अगर सबसे पहले हम विचार करते हैं कि आपके घर में कौन कौन आकर के बैठे हैं, कहीं वो किसी ऐसे देश के या फिर ऐसे ग्रह तो नहीं बैठे हैं जो किसी कमजोर या फिर खराब भाव के अधिपति हों। तो विचार करिए। सबसे पहले बुध की बात करते हैं। बुध कहां के अधिपति बनते हैं, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के, जो कि मारक भाव होता है। हालांकि धनु लग्न की कुंडली में वो कमजोर मारक होते हैं, मारक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सप्तम भाव स्वतंत्र रूप से मारक भाव कहा जाता है। ऊपर से वो ग्रह उस भाव का अधिपति अस्त होकर के बैठा है, लग्नेश भी अस्त हैं। चंद्रमा को ग्रहण, क्योंकि वो अमावस्या का दोष होगा, क्योंकि वो उस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये तीन चीजें तो बिल्कुल स्पष्टतया सामने आ रही हैं। दूसरी बात है कि शनि बैठे हैं लग्न में। शनि कहां कहां के अधिपति होते हैं, विचार करिएगा। एक तो ये द्वितीय भाव जो कि मारक भाव होता है, और तृक भाव। तो इन दोनों भावों के अधिपति होकर के शनि जाकर के लग्न में बैठे हैं, जो कि स्वयं मारक होते हैं। धनु लग्न की कुंडली में वो बाधक भी होते हैं। तो ये ग्रह जो आया यहां पे, ये कहां का था, ये मारक बैठा, यानी कि इसने इस भाव को भी प्रभावित किया, देश की जनता को, देश के प्रतिनिधित्व को प्रभावित किया। उस समय आकाशीय परिघटना कुछ हम लोगों के अनुकूल नहीं थी। सबसे पहले शनि मारक होते हैं, बुध सप्तम भाव के अधिपति लग्न में बैठे, ऊपर से राहु की दृष्टि, ये कमजोर, या फिर किसी भी चीज को राहु लार्ज करता है। किसी भी चीज को वैज्ञानिक तरीके से अगर देखें तो राहु जो है वो दीमक का काम करता है। दृष्टिकोण ज्योतिष ये कहता है कि राहु दीमक है, वो किसी भी चीज को बृहद और बड़े स्तर पे नुकसान में डालता है। उसका प्रभाव लग्न पे रहा। अब दूसरी बात कि शनि की चर्चा करी, बुध की चर्चा करी, और केतु लग्न में। और केतु जो होते हैं वो दर्द देते हैं, केतु जो होते हैं रोग देते हैं, रोग के और मानसिक भ्रम और मानसिक चंचलता के मतलब कारण बन जाते हैं। खास करके अगर लग्न पे केतु का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति को रोगी बना देता है। वो मैंने कई बार कुंडलियों में आपको बताया है। तो लग्न पे राहु का प्रभाव, लग्न में 2 से 3 ग्रहों का अस्त होना, ये कमजोर, मारक भाव की स्थिति जन्म कुंडली के लग्न में। अब तीसरी चर्चा अब करते हैं गुरु। तो गुरु लग्न के अधिपति होते हैं और जन्म कुंडली में वो अस्त है। तो ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं यहां पे इस कमजोर लग्न के लिए जानी जा रही हैं। एक कारण ये रहा। अब उसके बाद अगले ग्रह की चर्चा करते हैं। तो शुक्र बैठे हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में। ये बैठे तो मित्र की राशि में हैं,
लेकिन वो होते कहां कहां के अधिपति हैं? तो एक तो 12वें भाव के अधिपति यानी कि एकादशवें भाव के अधिपति यानी कि लाभ भाव। लाभ भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि डेली बेसिस का इनकम का भाव जो है वहां का अधिपति अस्त हो रहा है और देश की जनता के डेली बेसिस के इनकम को कमजोर किया और साथ ही साथ ये जा करके बैठे द्वितीय भाव में। तो लाभ भाव के अधिपति का द्वितीय भाव में जाने का अच्छा तो होता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से एक तरीके से प्रभावित होगा। अगर हम इस बात को देखते हैं तो आकाशीय परिघटना में शुक्र जो है वो लाभ के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे तो व्यक्ति के धन को भी वो जरूर थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, इनकम को प्रभावित करेंगे। दूसरी बात है, आप यहां पे मंगल को देखिए। उस दिन की आकाशीय परिघटना जब हम चर्चा करते हैं तो मंगल बिल्कुल 0 डिग्री पे है। मंगल की जो डिग्री है वो बिल्कुल 0 अंश पे है, अर्थात ये मंगल सिर्फ यहां देखने में बन रहे हैं, वास्तव में वो फल 12वें भाव एकादशवें भाव का कर रहे हैं, एकादशवें भाव का फल कर रहे हैं। और ये मंगल जो राशि बनती है उनकी वो जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, पंचम भाव शेयर मार्केट और सट्टेबाजी का होता है। इस भाव का अधिपति होकर के मंगल अपने भाव से 12वें गया, 8वें गया, छठे 8वें के संबंध में, और वो फल जो कर रहे हैं वो अपने पिछले भाव का कर रहे हैं। इस आधार पर कि जन्म कुंडली में भारत या फिर उस देश की स्थिति जहां पे भी अगर हम इसको चर्चा करेंगे जब इस बात की, तो ये बात भी बन रही है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव को भी ये प्रभावित कर रहा है और निश्चित रूप से देश के स्थिति को आर्थिक तौर पे कमजोर करने का कारण बन रहा है। शेयर मार्केट का गिरना और व्यक्ति के धन और पराक्रम के लाभ को कम कर देना, बिल्कुल निग्लेजिबल कर देना, ये स्थितियां उस दिन की आकाशीय परिघटना को जब हम चर्चा करते हैं तो ये बन रही है। क्यों? बिल्कुल सूक्ष्मता से अगर विचार करें तो सिर्फ ये बात सामने आती है कि व्यक्तित्व का कमजोर होना, बुद्ध का कमजोर होना जो कि बैंकिंग का कारक होता है, धन का कारक होता है, लाभ का कारक होता है, बुद्धिमत्ता का कारक होता है, इन सब चीजों का कारक होकर के अस्त होकर के बैठा। गुरु जो कि वैश्विक रूप से किसी भी चीज को अगर देखें तो सुख के कारक होते हैं। गुरु जो हैं वो धन के भी कारक होते हैं और धन के आगमन के भी कारक होते हैं, और ये भी अस्त हुए। ऊपर से मारक भाव का अधिपति जाकर के जन्म कुंडली के लग्न में विराज रहा है और 3 ग्रहों का अस्त होना। ये बात 26 दिसंबर 2019 की थी। अब चर्चा जन्म कुंडली के इस आकाशीय जो परिघटना बन रही थी, जो ग्रहण बन रहा था, उसका प्रभाव हमारे भारत के ऊपर कैसा पड़ने वाला था, इसको देख लेते हैं। अब आसानी से आपको यह पता लगाना है कि इस ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत देश पे कैसे पड़ रहा था। इस ग्रहण ने जो कि हमको अगले 6 महीने तक प्रभावित करना है, ये करेगा, तो ये भारत के कौन से, भारत की कुंडली में कौन से भाव में जा रहा है और भारत के ऊपर इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है। पिछले इसी कार्यक्रम के आरंभ में मैंने आपको बताया कि जो 26 दिसंबर 2019 की कुंडली बनी थी वो गुरु का अस्त होना, बुध का अस्त होना, मारक भाव के अधिपति का लग्न में आना, रोगेश का कहीं ना कहीं से एक तरीके से धन से संबंध बना लेना, और जो कि मारक भाव होता है, छठे भाव के अधिपति होते हैं शुक्र, वो जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को प्रभावित करेंगे ही। तो ये सारी चीजें आपको प्रभावित कर रही थी। 26 दिसंबर में आकाशीय परिघटना जो थी वो कुछ इस तरह से बन रही थी। अब मुझे ये करना है कि जस्ट इस चीज को उठा करके भारत की कुंडली पे सेट कर देना है। भारत की कुंडली मैंने बताई कि यहां पे वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। लग्नेश जाकर के पराक्रम भाव में चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ, बुध के साथ, शनि के साथ और सूर्य के साथ बैठे हैं, और ऊपर से गुरु जो है वो छठे भाव में बैठे हैं। राहु केतु की स्थितियां लग्न में विराज रही हैं, राहु जहां लग्न में और केतु जहां सप्तम भाव में। ये भारत की कुंडली है 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे की। मतलब उस समय हमारा जब देश भारत आजाद हो रहा था उस समय आकाश की स्थिति ऐसी थी, ग्रह ऐसी अवस्था में बैठे थे। अब मुझे यह पता करना है कि ये ग्रहण जो था इसका प्रभाव भारत पे कैसे और किस तरीके का था। तो आप विचार करिए, तो ये जो ग्रहण लगा था वो किस राशि में लगा था? तो दिख रहा है सामने कि ग्रहण जो लगा है वो सूर्य चंद्रमा जन्म कुंडली के धनु राशि में आ रहे हैं, यानी कि जो ग्रहण लगा है वो धनु राशि में लगा है। तो अब विचार करिए कि धनु राशि भारत की कुंडली में कहां बन रही है, क्योंकि मुझे तो इसको देखना है कि जिस राशि में ग्रहण लगा था वो राशि उस देश की कुंडली में कौन से भाव में बन रही है। तो विचार करिए, यहां पे ये इस राशि में ग्रहण का बनना, और ये जो राशि है वो हमारे भारत देश की कुंडली में अष्टम भाव में बन रही है, यानी कि अष्टम भाव क्या है? मृत्यु का भाव है। एक
और प्रथम दृष्टया एक बात तो बनती है कि ये ग्रहण हमें कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रहा है बुरे तौर पे। बात समझ में आई। और ऊपर से यहां पे जो स्थितियां बन रही हैं कि उस राशि का अधिपति अस्त हो रहा है और बुध भी अस्त हो रहे हैं, जो कि जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति, जो कि जन्म कुंडली के धन के अधिपति कहे जाते हैं। और उनकी दूसरी जो राशि बनती है जन्म कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव किस चीज का भाव होता है? पंचम भाव शेयर बाजार का भाव होता है। और बुध जो हैं वास्तव में धन के कारक होते हैं, गुरु जो हैं वो धन और सुख के कारक होते हैं, और चंद्रमा जो हैं वो देश की जनता के कारक होते हैं, देश के स्वास्थ्य के कारक होते हैं। किसी भी चीज के स्वास्थ्य को अगर देखना हो, उसके मतलब मजबूती को देखना हो, तो चंद्रमा को देखना होता है। तो ये सारे ग्रह अष्टम में गए। चंद्रमा अष्टम में वैसे भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं अस्त होकर के, बुध अष्टम भाव में जा रहे हैं, बुध अस्त हो रहे हैं। धनेश का अस्त होना धन की स्थिति को कमजोर करने के लिए काफी है। तो ये स्थितियां अभी बन रही हैं। अब स्थिति कि जन्म कुंडली में जब ये भारत देश की कुंडली के ऊपर से इस ग्रहण को घटाया जाता है, तो सबसे पहले एक बात सामने आती है कि व्यक्ति जो है, यानी कि भारत देश, जिसको अगर हम व्यक्ति मानते हैं, तो वो सारे ग्रहण का प्रभाव अष्टम भाव लेकर के बैठ रहे हैं, जो कि मृत्यु का और कमजोर दुह स्थान होता है। अब आपको मैं ये यहां पे ये बताने वाला हूं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठने से सबसे पहले तो प्रभाव नेगेटिव गया, और ऊपर से स्थितियां, तो अभी आपकी कुंडली में भारत देश की जो स्थिति है वो चंद्रमा के महादशा में शनि का अंतर है। तो चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा कहां के अधिपति होते हैं? त्रिक भाव है। और शनि जो कि भाग्येश होते हैं, जन्म कुंडली में जा रहे हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में। तो ये जो स्थितियां दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं आकाशीय जो परिघटना है वो अगले अक्टूबर तक की आ रही है। अगर वर्तमान गोचर की बात करूं तो मैं अब आपको वर्तमान गोचर दिखा करके दिखाता हूं कि क्या स्थितियां बन रही हैं। तो आप विचार करिए, तो गुरु और शनि ये वर्तमान में मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। कुछ स्थितियों में जाने के बाद ये दोनों ग्रह कुछ समय के लिए वक्री भी होंगे, और अक्टूबर में जाने के बाद कम से कम 6 से 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर के करीब जाने के बाद इनकी जो स्थिति होगी थोड़ी छटेगी, और कुछ अच्छे आकाशीय ग्रह नक्षत्रों को अच्छे तौर पे देखा जाएगा। तब तक तो निश्चित रूप से इस कोरोना के प्रभाव से हम प्रभावित होंगे। अक्टूबर के करीब करीब 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर के करीब जब स्थितियां बदलेंगी, ग्रह जहां पे गुरु बदलेंगे, शनि बदलेंगे, मंगल की स्थिति बदलेगी, और खास करके ये जो स्थिति है वो आप विचार करके देखिए, तो ये जब दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो शनि महत्वपूर्ण और केंद्र में आ रहे हैं। और शनि जो होता है वो आइसोलेशन का कारक होता है। वो ये कहता है कि आइसोलेट हो जाओ, अलग हो जाओ, सबसे अलग हो जाओ। तो ये बात बनती है। शनि जो है अकेलेपन के कारक होते हैं और आपकी कुंडली के लिए मारक भी बन रहे हैं। इस आधार पर कि जन्म कुंडली में अगर आप इस ग्रह को देखते हैं, यहां पे इस आकाशीय परिघटना को यहां ला करके स्थापित करते हैं, और जब उसको हम केंद्र बनाते हैं तो शनि मारक बन जाते हैं, द्वितीय भाव के अधिपति, और शनि केंद्र में आ रहे हैं। इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली, यानी कि ये जो कुंडली बन रही है, जिसको कि हम अगर एक व्यक्ति मान लेते हैं, तो थोड़ी परेशानी का बन रहा है। अक्टूबर में जब ग्रहों की स्थितियां बदलेंगी, और तब से लेकर के और खास करके जून जुलाई का जो दौर होगा वो थोड़ा कठिनाई भरा हो सकता है। इसमें स्थितियां कुछ कम भी होंगी, कुछ ज्यादा भी होंगी। आकाशीय परिस्थिति जब बदलेगी, वक्री होंगे ग्रह, उच्च के होंगे मंगल वैसे भी रोग के कारक होते हैं, शनि रोग के कारक होते हैं, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा करके। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं वो कहीं ना कहीं आकाश में कमजोरी को दिखा रही हैं, जिसका प्रभाव हम मानव जीवन के ऊपर पड़ रहा है। और साथ ही साथ उसके आधार पर अगर ये जो बात बनती है, दोनों चार्टों को समझते हैं, और आज के अभी हालांकि मैंने आपको यहाँ पे आज की स्थिति नहीं बताई है, प्रश्न कुंडली हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि उसकी आवश्यकता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप अक्टूबर की कुंडली जाकर के देखते हैं 8 से 10 अक्टूबर की, तब जाकर के आपको कुछ आकाश में परिवर्तन दिखेगा, जिसका प्रभाव सकारात्मक कुछ दिखेगा। हालांकि एक बात बताऊं तो अभी ये जो स्थिति है वो उसका प्रभाव 2021 के दूसरे महीने तक भी पड़ने वाला है।
2021 के दूसरे तीसरे महीने तक भी इसका प्रभाव सूक्ष्म रूप से और कहीं ना कहीं इसका असर तो दिखेगा, क्योंकि ये जो चीजें आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे बदली हैं, लोगों के बीच का जो अंतर बदला है, जो भेद पैदा हुआ है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रभावित करेगा और मानव मन में कहीं ना कहीं डर को ये बैठा करके ही रखेगा। तो निश्चित रूप से ये चीजें बदलने वाली हैं, अभी टाइम लगेगा और हमें जो चीजें बता रही हैं और उसका प्रभाव कि हमें आइसोलेट होना है। शनि यही इशारा कर रहे हैं, अपने आप को समझ लो, अपनी स्थिति को समझ लो, बिल्कुल अलग और बिलग हो जाओ, समाज से कट जाओ, समाज से हट जाओ, सामाजिक दूरी बना लो, क्योंकि शनि जो है वो वास्तविक और नेचुरल प्लेनेट कहे जाते हैं और वो ये इशारा करते हैं जब भी वो एक्टिव होते हैं, चाहे आपकी कुंडली में शनि की ढैया हो, 7.5 हो, कंटक शनि हो या कभी भी वो महादशा दशा में आते हैं, तो उनका संदेश साफ होता है। वो सिर्फ ये ग्रह ये इशारा करता है जीवन के वास्तविक स्थिति को समझ लो, नहीं तो फिर मैं जब समझाने लगूंगा तो बड़ी बुराई से मारूंगा। और शनि यही करते हैं, वो आपको पाप और पुण्य का खेल खेलना सिखा देते हैं। वो ये बता देते हैं न्याय क्या है, तुम्हारे जीवन के साथ मैं न्याय करने के लिए आ गया हूं, तैयार हो जाओ। वो केंद्र में है और व्यक्ति के व्यक्तित्व में जब शनि का आभास और आहान होता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा तार्किक बना देते हैं, प्रैक्टिकल बना देते हैं। व्यक्ति को सिर्फ अपना देखना चाहिए। आप खुद से विचार करके देखिए, अभी की स्थिति क्या है? अलग रहो, किसी से निकट न जाओ, किसी के पास न जाओ, सबसे सामाजिक दूरी बना लो, और यही शनि करा रहे हैं। और वस्तुतः अगर देखें तो बुध को भी प्रभावित कर रहे हैं, गुरु को भी प्रभावित कर रहे हैं, और वो मजबूत हैं क्योंकि गुरु भी अस्त, बुध भी अस्त। और चंद्रमा जो कि स्वास्थ्य का कारक होता है, इम्यून का कारक होता है, शीत जनित बीमारियों का कारक होता है, वो सब ग्रह अस्त होकर के बैठे हैं। बुध अगर कमजोर होगा तो एपिडेमिक फैलाएगा, गुरु अगर कमजोर होंगे तो रोग के कारक हो जाएंगे। तो ये इंटरनल जो चीजें हैं, इसको जब आप समझते हैं तो निश्चित रूप से ये बात सामने आती है कि ये ग्रह और आकाशीय जो स्थिति बनी थी वो कमजोर थी, जिसका प्रभाव 6 महीना तक। अब यहां पे कुछ लोग ये कहेंगे कि नकुल जी आप ये बोल रहे हैं कि 6 महीना, तो अगर ये ग्रहण दिसंबर में लगा था तो गिन के देखिए, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक इसको खत्म हो जाना चाहिए। श्रीमान, जून तक ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए, जिसका प्रभाव हम ग्रहण के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो जून तक तो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आकाशीय जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं गुरु को कमजोर कर रहा है, मंगल जो कि ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जो कि रोग के कारक होते हैं, राहु केतु की स्थितियां जो हैं कहीं ना कहीं कमजोर हो रही हैं, शनि की स्थिति रोग पैदा करने वाली है। तो वो जो जून की स्थिति है वो कब जाकर के बदलेगी, तो उसको जब आप देखते हैं तो अक्टूबर के करीब। इस वजह से इस ग्रहण का प्रभाव अगले 6 महीने तक रहा, और आकाश को जब देखते हैं तो उस 6 महीने के बाद जो आकाश की स्थिति बनती है वो अक्टूबर तक जाती है, खींच करके आपको अक्टूबर तक ले जाएगी। इन सबके बाद एक बात जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे ज्योतिषीय ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों में ये कई बार सामने आता है, माता का आना। दुर्गा पूजा को याद करिए, वहां पे माता जी का जो आगमन हुआ था वो कुछ ऐसे हाथी पे हुआ था, और जाना बड़ा बुरा हुआ था, उसका भी प्रभाव रहता है। और जब चीजें परेशान करती हैं तो हम बिलबिला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं। आप खुद से विचार करके देखिए कैसे व्यक्ति परेशान है, अपनी परेशानी को मिटाने के लिए वो कभी वाइन शॉप पे जाता है तो कहीं कहीं जाता है। आप देख ही रहे हैं आपके सामने स्थितियां क्या हो रही हैं। व्यक्ति बिलबिलाया है, वो परेशान है, वो डर रहा है मृत्यु से, और ग्रह दबोच रहा है। आप माने ना माने प्रभावित तो करेगा। कुछ इसी तरह से आज का कार्यक्रम समापन करते हैं। पूरा भरोसा है आपको ये आकाशीय जो स्थिति थी उसको मैंने जो यहां घटित करके दिखाया है समझ में आ गई होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पे कमजोर स्थिति का बनना, वो फॉल किया जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, वो ग्रहण जो गिर रहा है वो कहां गिर रहा है? मृत्यु के भाव में, रोग के भाव में, और उसका संबंध कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में जिस अगर स्थिति को देखें तो गुरु जो कि वास्तव में जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं और वो उस दिन की स्थिति में अस्त हो रहे थे। रोग, 6ठा भाव रोग का भाव होता है। 12वां भाव अगर देखते हैं तो मंगल की जो स्थिति है वो अभी के स्थिति में वो मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं 12वें भाव के अधिपति होते हैं, दुस्थान होता है, वो कमजोर कर रहे हैं। हालांकि ये विषय बड़ा लंबा है और मेरे पास ऐसे साधन की कमी है कि मैं आपको बता ना सकूं और दिखा ना सकूं, नहीं तो अगर थोड़ा सा होता तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से और भी समझा सकता था, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए ये आकाशीय परिघटना। कुछ इसी तरह से कार्यक्रम का समापन करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए
नमस्कार।